अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ असद अली तूर, अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में मेरे साथ पाकिस्तान के नामवर वकील रहनुमा अली अहमद कुर्द साहब मौजूद हैं। आपने इनकी बहुत ही फायरी स्पीच असद तूर अनसेंसर्ड पर सुन ली है, लेकिन अब जो मैं अली अहमद कुर्द साहब को इधर यहाँ पर दोबारा से मैंने पकड़ा हुआ है कि मैं जो अब इस वक्त हालात हैं वहाँ पर अली अहमद कुर्द साहब की आवाज़ और बात बहुत मैटर करती है। कुर्द साहब, मुझे एक चीज़ तो बताएं, आप इफ्तिखार चौधरी की वो बहाली की तहरीक में, जब जजिस बहाली तहरीक चल रही थी, उसमें भी आप बड़े पेश थे। वो भी चाहे डोमिसाइल के हद तक की बलूचिस्तान के थे, ठीक है, लेकिन ये जो अभी चीफ जस्टिस काजी फैज़ है, बिल्कुल जब उनके खिलाफ फौज ने रेफरेंस मूव किया, उनका ठीक दिफा किया गया, ठीक है, वो हक पर थे, उनके साथ ज़्यादती हो रही थी, लेकिन क्या आप लोगों को ये आइडिया था कि ये चीफ जस्टिस बन के उसी फौज के इदारे के सहूलतकार बनेंगे? देखें असद अली तूर साहब, पहले तो थैंक यू वेरी मच। आप मतलब मुझसे बात कर रहे हैं, और आपसे बात करने का मतलब ये है कि जो मेरी आवाज़ होगी, जो मेरे सोच होगी, वो बहुत बहुत दूर तक जाएगी। आपने शुरू में जो बात मुझे वकील रहनुमा के तौर पे जो आपने मेरा तारुफ कराया, आप यकीन करें हज़ारों लोगों ने, वकला तहरीक के बाद हज़ारों लोगों ने मुझे कहा कि परवेज़ मुशर्रफ को निकलवाने में और चौधरी इफ्तिखार को बहाल कराने में तुम्हारा सबसे बड़ा रोल था और तुम रहनुमा थे। आप यकीन करेंगे, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, आज तक इस लफ्ज़ रहनुमा को अपने के बारे में मैंने कभी ओन नहीं किया। हम ये कहते हैं कि हम सारे वकील थे, भाई हैं, दोस्त हैं, हम सब मिलजुल के हमने काम किया। कोई थोड़ा सा 4 कदम उसके पहले 4 कदम बढ़ के पहले सफ़ में होगा, कोई होगा उसमें, तो पहले तो ये इस हद तक मैं इस फिक्रे को ऑन नहीं करता। ठीक है, देखिए हकीकत में उस वक्त 9 मार्च की जो बात थी, मैं उस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल का वाइस चेयरमैन था। मुनीर मलिक बहुत शहनशाह आदमी है, और आज कितनी अच्छी उन्होंने बातें की, तो वो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट थे। हमने लिटरली हमने फील किया कि ये जुडिशरी के ऊपर एक शबखून है, खुदकश है, सुसाइडल अटैक है, इसको जो है रेजिस्ट करना चाहिए। ये देखे बगैर कि जिस आदमी को हम फेवर करने जा रहे हैं, जिस आदमी के लिए हम एक मूवमेंट को वकला साथियों के साथ मिलकर हम लॉन्च कर रहे हैं, उसकी पेशानी पे क्या लिखे कुछ नहीं मालूम। मगर बाद में सबसे पहले फिर मैंने ये आवाज़ उठाई कि आज भी फिरौन बैठे हुए। और आपने ये कोर्ट रूम नंबर 1 में इफ्तिखार चौधरी के सामने कहा था? बिल्कुल उसके सामने। अब इसी तरीके से कहा काजी फैज़ ईसा वाली जो रेफरेंस थी, उसमें सारे वकीलों ने अपना रोल प्ले किया, कराची वालों ने, सब, मैं भी था। मुमकिन है मैं कह सकता हूँ 4 कदम आगे था, और ठीक है, मगर फिर भी हमें कतन वहम गुमान में नहीं था कि, और मुझे अफसोस हुआ, बहुत अफसोस कि अल्लाह ताला ने इस शख्स को इस मनसब पे बिठा के, जो कबूलियत थी, जो उसकी पॉपुलरिटी थी टॉप पे, आज वो आदमी आपके सामने ज़ीरो पे आया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अल्लाह ताला से आदमी को डरते रहना चाहिए। तो इनकी पेशानी पे नहीं लिखा था, हम गुड फेथ में निकले, वकील निकले, और हमने किया, और हमारे गुड फेथ का नतीजा है कि वकला ने जदोजहद की और उसका रिजल्ट भी किया। लेकिन फुर्सत, चले हम इस्लामाबाद वाले धोखा खा सकते हैं फैज़ाबाद धरना जजमेंट से, ठीक है, लेकिन आप बलूचिस्तान के वकला जहाँ पर ये चीफ जस्टिस रहे, आपने इनका मेमो गेट भी देखा, ये वहाँ पर सहाफ़ियों पर FIR भी कटवाते रहे। इनका एक माजी है बतौर वकील, ये खैर बख्श मरी और बलोच कौम परस्तों के खिलाफ आर्टिकल्स लिखा करते थे। क्या आपको आइडिया नहीं होता था कि इनका किबला कौन से? देखिए, नहीं, मैं सब जाऊँ। अच्छा, आप लोग भी धोखा खा? नहीं, धोखा नहीं है। आप यकीन करेंगे, किसी भी बलूचिस्तान के वकील से आप पूछ लें, मैं एक दिन के लिए भी काजी फैज़ ईसा साहब के कोर्ट में पेश नहीं हुआ, इवन नॉट ए सिंगल डे, किसी केस में कतई नहीं पेश हुआ, ठीक। और मुझे मालूम भी था, मैं एक बिल्कुल जती सती है कौम परस्त हूँ, और सारी ज़िंदगी हमने जदोजहद किया। मुझे मालूम है वो कौम परस्तों के ख़िलाफ़ बोलते रहे, अपनी स्पीचेस में बोलते रहे, लिखते रहे, सब काजी फैज़ साहब, काजी फैज़ साहब। मगर देखिए, जब बात इसकी होती है कि हमारी जुडिशरी में
एग्जेक्टिव या हमारी जुडिशरी में एस्टेब्लिशमेंट, या बहुत मैं वाज़ेह अंदाज में कहता हूँ, जब फौज कोई उसके अंदर कोई दखल अंदाजी करती है, उसको हम बहुत बुरी तरीके से फील करते हैं, महसूस करते हैं। मैं भूल गए, हम सारे साथी बलूचिस्तान वाले भूल गए कि काजी फैज़ ईसा जो है बलूचिस्तान के जो कॉम्प्रेस है, वो कॉम्प्रेस अपने राइट्स मांगते हैं, अपनी आवाज़ को सारे इस्लामाबाद में, सारे मुल्क में पहुँचा, उनकी मुखालफत करता है। मगर हमने कभी ये नहीं देखा, हमने उसके लिए जदोजहद की, उसके रेफरेंस में उसके लिए फाइट की, स्ट्रगल की। मगर अब वो आदमी जिससे अपनी गलतियों की वजह से या अपने शौक़ इक़्तिदार की वजह से आज जिस स्टेज पर है, मुझे अफसोस है। मगर आप ये कहते हैं कि हम समझते थे, मगर चूँकि बात अदलिया के ऊपर अटैक की बात है, उसमें फिर हम लिहाजदारी नहीं करते। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कुछ साहब, आपने महारंग से जिक्र किया। मेरे ख्याल में महारंग अब बलूचिस्तान का एक ऐसा चेहरा है जिसने तमाम बलोच सरदार, तमाम बलोच पॉलिटिशियंस इररेलेवेंट कर दिए। उसकी एक कॉल पे पूरा बलूचिस्तान स्पॉन्टेनियसली रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, बंद हो जाता है और इनसे नहीं हैंडल हो रही। मुझे ये बताइए, वो महारंग हमारे पास इस्लामाबाद है, जी आई, ठीक है, बलोच माइन लेके आई, उनके बेटे मांगने हैं, ठीक है, उसका एक बाप ही था जो कि ऑलरेडी रियासत मार चुकी थी। महारंग अपनी ज़ात के लिए कुछ मांगने नहीं आई थी, ठीक है। हमने जो महारंग के साथ किया, बहुत बुरा किया, और पूरे बलूचिस्तान ने वो तौहीन महसूस की। इस्लामाबाद ने नहीं किया, फौज ने और उसने किया, जी, गवर्नमेंट ने किया। ये कैसे चीफ जस्टिस हैं कादी फैज़ साहब? ये उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। दो और जजेस हैं बलूचिस्तान के बैठे हुए जो बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस भी रहे हैं, अख्तर अफगान, आज मैंने फिर नाम लिया, जी जी, जमाल खान मंदोखेल। इन तीनों के अंदर कोई बलूचिस्तान का खून नहीं जोश मारा कि ये क्या कर रहे हैं, और वो मांग रही भी आइन के अंदर दिए गए अपने हकूक है कि ये फेयर ट्रायल दो, अगर इनका कोई तुम्हारे पास प्यारा है, अगर उससे कुछ कहे फेयर ट्रायल कर लो। अच्छा, क्या मांग, मैं जब आता हूँ सारे, मैं लाहौर में, इस्लामाबाद में आता रहा हूँ, वकला बैसियत वकला कुली के साथियों में, बारू में आता, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब तक चौधरी इफ्तिखार बलूचिस्तान में था, काजी फैज़ ईसा बलूचिस्तान में था, जमाल मंदोखेल में, इनमें कोई किसी भी लिहाज से हम नहीं महसूस करते थे कि ये इस किस्म के साबित होंगे, इस किस्म की जुडिशरी का पार्ट एंड पार्सल बनेंगे। तो मैं कहता हूँ जब बलूचिस्तान से बाहर निकलते हैं, पता नहीं आप लोगों के ऊपर क्या जादू फेर देते हैं। हमारे पानी में मसला है इस्लामाबाद के, हम बदल देते हैं, तो इस लिहाज से ईमानदारी से या कुर्सी बदल देती है, कुछ बदल देती है। तो मैं समझता हूँ कि अब भी बलूचिस्तान से आने वाले लोगों में किरदार के लिहाज से या अपने व्यूज़ के हवाले में एक स्ट्रांग स्टैंड लेने के हवाले से मैं समझता हूँ अभी भी कमी है। नईम अख्तर अभी आए हुए 2 जुमा नहीं हुआ है, हाल उसका देखें, जो जमाल मंदोखेल को आप देखें, उसका स्टाइल देखें। अब मैं अगर क्या कहूँ कि मंसूर अली शाह और जमाल मंदोखेल में किसी भी लिहाज से, काबिलियत के लिहाज से, जुडिशरी के एक बहुत ही बेहतरीन जज के हवाले से ज़मीन आसमान का फ़र्क, मगर एस्पायर वो भी कर रहा है, जमाल मंदोखेल भी चाहता है मैं भी चीफ जस्टिस बनूं। ये तो हम महसूस करते हैं, मगर मैं कहता हूँ नहीं, कहाँ मंसूर अली शाह, कहाँ जमाल खान मंदोखेल। लेकिन आप नईम अख्तर अफगान साहब का भी जिक्र आया, इन्होंने एक फैसला 12 जुलाई में एक अपना इख्तलाफी नोट लिखा। वैसे तो मेरा मानना है कि इख्तलाफी नोट और जाली नोट की कोई हैसियत नहीं होती, ठीक है, वो कोई इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, लेकिन इन्होंने लिटरली उकसाया इदारों को कि आप अदलिया की रिट मत मानो, फैसले पर अमल मत करो। सर ये कोई अनइंटेंशनल नहीं है, ये क्लैरिकल मिस्टेक नहीं है, ठीक है, आप हाई कोर्ट से होते हो तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, आपको पता है आपके जुमले के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। क्या ये आइन के खिलाफ नहीं गए, अदलिया के इंडिपेंडेंस के खिलाफ नहीं गए, मुल्क में निज़ाम इंसाफ के खिलाफ नहीं किया? क्या इन्होंने तौहीन अदालत नहीं की कि आप फैसला मत मानो? अच्छा टूर साहब, मैंने इस पर एक बहुत ही स्ट्रांगली वर्डेड एक स्टेटमेंट मैंने ट्वीट की थी, आपको बस आती रहती है स्टेटमेंट। मैंने कहा ये तो बिल्कुल शय दे रहे हैं, उसमें कहते हैं कि शय देना, किसी को उकसाना, किसी को इंस्टिगेट, ये इलेक्शन कमीशन को इंस्टिगेट कर रहे हैं कि तुम मत मानो। मैंने कहा ये ज़िंदगी में जुडिशल हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये हुआ है
कि एक मिनॉरिटी व्यू वाला, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के एक जज नहीं 2 जज, वो कहते हैं कि तुम ये ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट का है इसको कंप्लाई नहीं करो, ये कभी भी नहीं हुआ। तो यही है, इसका आपको मतलब किसी ये और का इनकी अपनी brainchild सोच तो- नहीं है, ये बाहर से डिक्टेट कराया गया। इसलिए हमें अफसोस होता है, इस किस्म के जजों की अब सुप्रीम कोर्ट में ज़रूरत नहीं है। बाहर से डिक्टेट किया गया, आप कह रहे हैं वो नजर आ रहा था नोट, और हम समझ सकते हैं बाहर से कौन डिक्टेट करवा रहा है। करा रहा आजकल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लिख के बता दिया कि किस तरह की एस्टेब्लिशमेंट की बिल्कुल। मुदाखलत है, बेडरूमों से कैमरे निकल रहे हैं, लाइक इससे ज़्यादा और क्या होगी। इससे ज़्यादा। ठीक है, लेकिन चीफ जस्टिस काजी भाई साहब वो केस ही नहीं लगाते, 6 महीने होने वाले हैं। इससे बड़ा कोई मसला होगा कि 6 हाई कोर्ट के जजेस कह रहे हैं हमारे बेडरूमों से कैमरे निकल रहे हैं। एक आपके बलूचिस्तान से वो अरबाब ताहिर साहब के बाप को कोयटा से उठा के लिया है, उठा के लाए। ठीक है, और काजी फैज़ ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे दिस ऑल इज टू नॉर्मल। वो किसी जज का बाप नहीं उठा के लाया था, वो शायद असद अली तूर जैसे एक टुच्चे सहाफ़ी का बाप उठा के लाए थे। छोटा आदमी का अगर दिमाग ख़राब हो जाए या वो गलतियों पे आ जाए तो उसकी बहुत मामूली कंसिक्वेंसेस होते हैं। बड़ा आदमी अगर दिमाग उसका फिर जाए, जैसे ये बड़े लोग हैं, इनकी दिमाग में जो है आप यूँ समझें कि ये उस शऊर के और सोचने के उस स्टैंडर्ड से बहुत नीचे आ गए। मकबूल बाकर साहब ने एक ख्वाजा साद रफ़ीक की बेल ऑर्डर में एक जुमला लिखा था, उन्होंने कहा था बड़े ओहदों पर बोने बिठा दोगे वो बड़ा काम नहीं कर सकेंगे। क्या ये सारे बोने निकले हैं, क्या हैं? आसमा जहांगीर वाले में मैंने नहीं कहा था कि पाकिस्तान से सारा इंटेलेक्चुअल क्लास ख़त्म हो गया, मिडिल क्लास, अब बहुत छोटे छोटे बोने लोग हैं। हालांकि मेरे सामने साकिब निसार साहब बैठे हुए थे, ये फिक्रा मैं कह रहा था, ये तो ये क्या साकिब निसार देखें, क्या खोसर साहब देखें, क्या काजी फैज़ ईसा देखें, क्या बंदयाल देखें, क्या गुलजार साहब देखें, क्या ये हमको अफसोस होता है कि हम किस चीज़ कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं लोगों के सामने। ये तो हमारी सारी, मैंने सिर्फ चीफ जस्टिस का नाम लिया है, ये जितने मैंने नाम लिए सारे चीफ जस्टिस हैं, हाईएस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के उसे मनसब पे बैठे, हाल उनका ये देखें। तो इसका मतलब ये है कि ये समझ नहीं आता, या तो इनमें वो कैरेक्टर की किरदार की कमज़ोरी है कि ये रेजिस्ट नहीं कर सकते। शौकत सिद्दीकी मैं उसकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, बहुत ही इज़्ज़त। मेरा सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कैंपेन था, मैं लाहौर में स्पीच कर रहा था, उसके मामले में मेरे ख्याल 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा हुआ था, सबसे पहले मैंने नाम लिया, मैंने कहा बहुत गलत किया। तो ये किरदार दिखाना पड़ता है। शौकत सिद्दीकी क्या छोटे से कद का आदमी है, जज है, क्या क्या उनको पेशकश नहीं की गई, उसके बावजूद उसने कहा नहीं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आपने आसमा जहांगीर साहबा का नाम लिया, मैं तो उनको अपनी रूहानी माँ मानता हूँ आइडियोलॉजी के लिहाज से, लेकिन आसमा जहांगीर बहुत बड़े कद काठ की खातून थी, ठीक है, एशिया के मेरे ख्याल में वो उनका वो स्टेचर था। मुझे एक बात बताइए, अब उन्हीं आसमा जहांगीर के सो कॉल्ड जो नाम लेवा है, गलत, चाहे वो शहजाद शौकत हो, चाहे वो आजम अजीज तारड़ हो, इन लोगों ने क्या किया है आसमा जहांगीर की कब्र की मिट्टी के साथ? एक नाम आप भूल रहे हैं, कौन सा? हाँ, एहसन भूल, हाँ माशाल्लाह, वो भी पीछे जज भी बन गए थे, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया आसमा जहांगीर की लेगेसी के साथ? आज आसमा जहांगीर की रूह को क्या ये इसाले सवाब पहुंचा रहे हैं, ये DHA के साथ मुआहदे करके वकला की कॉलोनियों के और जिसे कहते हैं ये इस किस्म की आईनी तरमीम ला के ये सहूलत कारी करके हम बेसिकली असदुर साहब, हम बेसिकली हमें हर आदमी, पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, हम में हर शख्स के अंदर उसके लाशूर में एक कारोबारी शख्स बैठा हुआ है। हमको जब कोई ऐसी जगह मिल जाती है, किसी ऐसी पोजीशन में आते हैं और वो चीज़ हम कुछ सेल आउट करने में हमारे कोई मौका मिलता है, तो हमारा वो कारोबारी जहन जो है अंदर से हमारे सामने सरफेस पे आ जाता है। आसमा जहांगीर बहुत बड़ा नाम, हालांकि जब तक वो जिंदा थी मैं और वो हमेशा लड़ते रहे हैं, बिल्कुल लड़ते रहे हैं। मैंने कहा नहीं तुम गलत करती हो, वो मुझे कहते थे तुम गलत बोल रहे हो, तुम हमारे मामलात में दखल, लड़ती। मगर खुदा गवाह है कि मैंने हमेशा जब भी मौका मिला है मैंने आसमा जहांगीर का नाम लिया और बड़े दर्ले से लिया, ठीक है। तो अब ये लोग उसको, उसके नाम को बेच रहे हैं और बेचने में अच्छी हद तक कामयाबी भी हुई है, मगर इन्होंने नाम बेचा और आसमा जहांगीर का जो शख्सियत थी, जो उसकी हैसियत थी, वो पसे पर्दा चला। कोई फ़र्क मेरे लिए तकरीर करना, ये बंदर रोड है,
میں ابھی جاؤں, ابھی آپ کے سامنے میں تقریر کرتا ہوں, 50 100 500 آدمی جمع کر میری کوئی نہیں ادھر وکلا آپ نے اس طرح میں بجلیاں بھر دی تھی, آپ کو اس طرح رسپونڈ کر رہے تھے. ہاں, مگر وہ آسما جہانگیر والے پروگرام ہے, اس کے بعد کتنے فاؤنڈیشن ہیں آسما جہانگیر کی برسی کے وہ کیے, انہوں نے کہا نہیں علی احمد خان کو مت بلاؤ, نہیں مقدم مت بلاؤ, فرق کہتے نہیں اس کی باتوں سے, اس کی آواز سے اور اس کی سوچ سے بڑے لوگوں کو برا لگتا ہے. اب بڑے لوگوں سے تمہارا کیا تعلق؟ تم آسما جہانگیر کا نام لینے والے لوگ ہو, تم آسما جہانگیر کے نام کے لیے ہر سال اکتوبر میں آپ وہ کرتے ہو, برسی مناتے ہو, سارے پاکستان سے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہو, تمہارا بڑے لوگوں سے کیا تعلق؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں سلیس میں, قسم کھا کے کہتا ہوں, کتنا بڑا کوئٹے کا چھاونی ہے, قسم کھا کے کہتا ہوں, میں ساری زندگی میں کسی فوجی کے پاس نہیں گیا ہوں, ملا نہیں ہوں, ہاتھ نہیں ملا ہوں, ساری زندگی میں نے گورنمنٹ کے کیسز نہیں کیے, ایک کچھ بھی نہیں کیا. تو میں بھی تو انسان, یہ ہم تو یہ ہے کوئی فخر کی بات نہیں, میں یہ کوئی فخریہ نہیں کہتا ہوں, مگر میں کہتا ہوں نہیں, جب میں عام غریب لوگوں کی بات کی, آج بھی میں نے کی, اس دن بھی, اور اس دن بھی لاہور میں نے کیا تھا. میں ساری زندگی اس پنجابی خاتون کو نہیں بھول سکتا, اور جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں بولتا ہوں کہ جب وہ اپنے 2 چھوٹے بچوں کو لے کر بھوک کی وجہ سے نہر میں سے چلا اور کود گئے, تو یہ 11 کروڑ لوگ اس ملک میں غریب ہیں. غریب نہیں, غریب کے گھر تو خوش آ جاتا ہے, کوئی ہمسایہ بھیج دیتا ہے, کوئی یتیم خانے سے یتیم خانے کی طرف دیکھ جا رہا ہے, اسے کچھ جو افلاس ہے 11 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے گھر میں رات کی تاریکی بعد میں پہنچتی ہے, ان کے گھر میں پہلے سے جو غربت اور افلاس کا جو اندھیرا ہے وہ پہلے سے موجود ہے. میں خود غریب گھر کا فرد ہوں, غریب گھر کا فرد ہوں, مجھے معلوم ہے. ساری زندگی میں نے جیلوں میں وقت گزارا ہے, ساری زندگی 7 سال میں نے سر وہی یہ ساری گزارے. مجھے معلوم ہے کہ جب اکبر بگٹی صاحب نے گورنر رول لگایا تو کہتے پورے کوئٹہ کی سڑک پر صرف ایک شخص احتجاج کرنے کا تھا, وہ علی احمد خان تھا. خدا کی قسم میں نے, تو یہ میں کہتا ہوں ہم کو لوگوں کے دکھ درد کو سمجھنا چاہیے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ جتنی بھی یہ جیلوں میں, اڈیالہ میں نے جیلا میں نے دیکھا, اڈیالہ میں نے دیکھا, کراچی میں نے دیکھا, کوئٹہ مچ یہ کوئی 12-11 جیلیں میں نے دیکھی. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 25 اور 30% کے درمیان جتنے بے گناہ لوگ ہیں ان عدالتوں کی وجہ سے. اور اگر منصور علی شاہ آیا, سب سے پہلے میرا یہ ان کے سامنے بحیثیت ایک وکیل کے کہ یہ عدالتوں میں جو بے انصافی کی وجہ سے لوگ بن گئے, ان کی طرف توجہ دینا بہت ضروری. وہ باولپور کے 2 بھائی آصف سعید کو صاحب صدر تھا, چیف جسٹس تھا, 2 باولپور کے 2 بھائیوں کو ان کی اپیل سپریم کورٹ میں کوئی 4 سال سے پڑی ہوئی تھی. جب وہ اپیل رائے پور کے جو سامنے آئی تو انہوں نے کہا کہ دونوں بھائی بے گناہ ہیں, ان کو ایکوٹ کیا. جب رہائی کا آرڈر وہاں گیا تو انہوں نے کہا وہ تو 2 سال پہلے ہم نے ان کو پھانسی پہ چڑھا تھا. کیا آصف سعید کھوسا نے کوئی ایکشن لیا؟ کوئی کسی سے پوچھ گچھ ہوئی؟ یہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کی خامی ہے. دکھ ہوتا ہے, ہم کو دکھ ہوتا ہے کہ ہم اسی لیے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں کہ میرے سامنے ظلم ہو رہا اور میں منہ بند کر دوں کیونکہ سامنے فوجی کھڑے ہیں یا سامنے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے. نہیں, جب بول سکتا ہوں مجھے بولنا چاہیے, اور مجھے معلوم ہے بول سکتا ہوں, مجھے معلوم ہے میری بات لوگ سنتے ہیں. اب بھی اگر میں نہیں بولتا ہوں مجھ سے زیادہ بیکار 3rd کلاس آدمی کو. کرد صاحب آخر میں اگر منصور علی شاہ صاحب کا چیف جسٹس بننے سے راستہ روکا جاتا ہے اور ایک وفاقی آئینی عدالت قائم کر کے وہاں پہ قاضی فائزہ کو بٹھایا جاتا ہے, نہیں قاضی فائزہ کی بات نہیں, منصور علی شاہ کو اگر چیف جسٹس بننے نہیں دیا گیا, اس ملک میں وہ سیاسی صورتحال میں ہنگامہ ہوگا جو کوئی سوچ سکتا نہیں. کسی کا باپ, میں کبھی کبھی یہ لفظ استعمال کرتا ہوں, سے کسی کا باپ خواہ جو بھی ہے, ادھر بیٹھے والے ادھر بیٹھے والے, کسی کا باپ منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے سے نہیں روک سکتا. اگر روکا, یہ کراچی کا کنونشن آپ کے سامنے ہے, اتنا سنجیدہ اتنا سنجیدہ آڈینس میں نے آج دیکھا.
6 बजे तक आपने देखा कि सारी की सारी ऑडियंस बैठी हुई थी, कोई नहीं जा रहा था। नहीं तो मेन स्पीकर को सुनने के बाद सारे घरों को चले जाते। इसी तरह लाहौर में मैं देखा, मैं उस दिन लाहौर में मैंने लायर्स कन्वेंशन जो अटेंड किया, मैंने उसी वक्त कहा कि ये मामला तहरीक की तरफ जा रहा है। हम वकील, और अगर हम वकीलों के जो ऊपर बैठे हैं, हम में अगर दिल गुर्दा हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वकील बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रेशर ग्रुप अगर है पाकिस्तान में, मैं ये सियासी जमातों को नहीं मानता, किस सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्गर अगर कोई प्रेशर ग्रुप है वो लायर्स का है, वो वकीलों का है। और खुदा की ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हमको बोलने का मौका मिलता है और हमारी बात को वकील आमन्ना सादक ने। आखिरी मुख्तसर जवाब चाहिएगा। काजी फैसा, जमाल खान मंदोखेल, नईम अख्तर अखवान, वो कहता है ना किस मुंह से काबे जाओगे, ठीक है। तो ये जो महारंग के साथ हुआ, एक बंदा इन्होंने रिकवर नहीं करवाया, नहीं करा। ये किस मुंह से वापस बलूचिस्तान जाएंगे? तो मैंने अभी आपके सामने अर्ज़ किया ना, हज़ारों लोग जो है वहाँ पे मिसिंग है। क्या फ़ायदा है? फ़ायदा क्या है? ये जो बैठे हैं मुंह बना के बड़े बड़े बैठे हैं। तुम एक मिसिंग पर्सन को, एक माँ को उसका बेटा नहीं दिलवा सके। है ना, ये मामा कदीर जो है 3 दफ़ा हाई कोर्ट ने कहा कि इसका नाम ECL से निकालो, उसके बावजूद उसको बाहर जाने नहीं देते। क्या है? अब महारंग को भी नहीं हमारा किसी मामूली फंक्शन में नहीं जा रहा था। टाइम मैगजीन दुनिया का अब तक का 50-60 साल से बहुत ही नामवर अगर कोई मैगजीन है, टाइम मैगजीन, उसने 100 जो दुनिया के इस साल के जो इम्पोर्टेंट शख्सियत, उसमें महारंग का नाम है। और राइटली किया। हाँ, किसी उसमें आप इसको नहीं जाने देते हैं, क्या नहीं गई वो, क्या फर्क? तो इस वजह से हमको, और मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ, मैं छोटे मोटे झूठ तो मैं बोलता रहता हूँ, खुदा गवाह बने। सबसे पहले मैं आपका प्रोग्राम देखा, उससे क्या कहते हैं, थोड़ा सा दिल गुर्दा पैदा कर। आई एम रियली ग्रेटफुल। अली अहमद कुर्द साहब हमारे साथ थे, और मैं अली अहमद कुर्द साहब का ना मुझे एक जुमला बहुत याद आता है, जिस वजह से ना वो आप कहते हैं ना कि आप किसी को वो दर्जा देते हैं कि आप कहें कि आप इसकी पूजा भी करनी चाहिए। तो जब मुशर्रफ को निकाला गया इक़्तिदार से, तो मुझे याद है उसके कुछ दिन बाद अली अहमद कुर्द साहब सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, तो इनसे सहाफ़ियों ने सवाल किया कि आज जनरल मुशर्रफ के बारे में क्या कहेंगे। कह रहा है कि ये वो था कि जब जनरल मुशर्रफ इक़्तिदार में था, एक फ़ौजी आमिर था, इन्होंने उसका जीना हराम किया हुआ था, रोज़ उसको ललकारते थे। जब वो निकाल दिया गया, इनसे सवाल हुआ, इन्होंने कहा वो चला गया, मैंने गिरे हुए को मैं नहीं मानूंगा। ये ज़ेब नहीं देता हम लोगों को, एक आदमी जवाब नहीं दे सकता है तो लिहाजा नहीं किया। दिस इज़ द ग्रेस एंड करैक्टर जो अली अहमद कुर्द साहब का है। तो बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। थैंक यू।